हरियाणा में नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत आप कब से मानते हैं? क्या वो करोगे तुम? हाँ, वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगा। मतलब मुश्किल है बातचीत का फॉर्मेट। नहीं, किसी भी तरह से आप जवाब दे सकते हैं, कोई ऐसी बात ही नहीं, बातचीत के ही फॉर्मेशन में रखिए आप इसे। नुक्कड़ नाटक मैं यहाँ 82 में यहाँ पे जन सांस्कृतिक मंच बना था। जनवादी सांस्कृतिक मंच का गठन हुआ हरियाणा में। तो उसका जो प्रोग्राम था उसके अंदर नाटक की टीम्स का गठन एक उसका महत्वपूर्ण मुद्दा था। लेकिन उसके और भी काम थे, पत्रिका का प्रकाशन, विचार मंचों का गठन वगैरह। तो बाकी काम होते रहे, नाटक पीछे रहा। हालांकि उत्तर भारत में नाटक इमरजेंसी के बाद नुक्कड़ नाटक का फिर से उभार हुआ 77 के आसपास। जब खासकर सफदर जो है पायनियर था एक तरह का, उसने शुरुआत की नए ढंग से। तो मुद्दों के आधार पे गली कूचे के अंदर, बस्तियों के अंदर, फैक्ट्रीज में नाटक इस तरह से चला। तो वो आबो हवा में था। और यहाँ नुक्कड़ नाटक से संपर्क तभी हो गया जब जनवादी सांस्कृतिक मंच का गठन हुआ। उत्तर भारत की प्रक्रिया चल रही थी नुक्कड़ नाटक की, उससे एक रिश्ता बना। यहाँ हर साल 82 के बाद लगभग हर साल एक बड़ा आयोजन होता था राज्य स्तरीय। उसमें सफदर अपनी टीम को लेके आता है। लगभग हर वर्ष तक वो आते रहे। हिसार आए, कुरुक्षेत्र आए, भिवानी आए, करनाल आए। तो मृत्यु से पहले तक वो आते रहे। यहाँ भी नाटक की करने की इच्छा मंच के साथियों में जोर पकड़ रही थी। और फतेहाबाद में एक टीम का गठन भी हो गया। और मृत्यु से पहले सफदर से मेरी बात हुई करीब 7-8 दिन पहले, 25 तारीख के आसपास उनसे मेरी बात हुई थी। तो यहाँ उन्होंने जनवरी में ही लेट स्टेज पे फतेहाबाद में वर्कशॉप की डेट कुछ तय की थी। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद पूरे एक इलेक्ट्रीफाई हो गया पूरा माहौल। और जब उसका जन्मदिन मनाया गया 12 अप्रैल को, तो 30,000 के करीब परफॉर्मेंसेस हिंदी बेल्ट में हुए। उसमें से हरियाणा में भी एक टीम, जतन नाटक मंच गठन हो गया उसका। और उसके बाद तो वो नाटक टीम काम करती रही। तो ये लगभग 89 के बाद, 89-90 के दौरान सफदर की मृत्यु के बाद खास तौर पे यहाँ पे बहुत ही व्यवस्थित ढंग से नुक्कड़ नाटक की शुरुआत हुई। और उसके बाद यहाँ और टीमें भी बनी। और यहाँ नुक्कड़ नाटक माध्यम का उपयोग, जब लिटरेसी कैंपेन्स आए तो उसके अंदर जो जत्थे चलते थे, कैंपेन मोड था लिटरेसी का, उसके अंदर भी नुक्कड़ नाटक की एक अहमियत थी। उसके लिए बहुत सारे वर्कशॉप्स राष्ट्रीय स्तर पे भी हुई, कुछ स्क्रिप्ट्स डेवलप हुई, उनको लेके जत्थे चले। यहाँ भी लोकल लेवल पे भी स्क्रिप्ट डेवलप हुई। उसी बीच यहाँ पे बहुत सारे जननाट्य मंच की स्क्रिप्ट को लेके काम लगातार होता था। जैसे औरत नाटक है, दूसरे नाटक हैं, जंगी राम की हवेली भी गुरशरण सिंह का, वो उसका भी मंचन यहाँ पे जब ये जतन नाटक मंच का गठन भी नहीं हुआ था। औरत और जंगी राम की हवेली, ये दो नाटक जो है यहाँ पे यहाँ के जो
स्टूडेंट मूवमेंट से जुड़े हुए साथी थे, उन्होंने किए थे। और यहाँ पे कॉलेजों के अंदर यूथ फेस्टिवल में भी वो नाटक हुए, और इसके अलावा भी वो नाटक यहाँ पे महिला समिति का गठन हुआ, उस समय भी यहाँ पे वो नाटक हुआ है। तो ये प्रक्रिया रही है। उसके बाद लिटरेसी के बाद के दौरान जब लिटरेसी कैंपेन ख़त्म हो गए, लिटरेसी के दौरान बहुत सारी टीमें बनी, लड़के लड़कियों की, बहुत सारे जत्थे चले, लेकिन वो नाटक जो है वो लिटरेसी उनका थीम था और उसका संदेश ले जाना उसका उद्देश्य था, इसलिए बहुत लिमिटेड उनका वो एक फोकस था। लेकिन बाद में 95 के बाद जब लिटरेसी कैंपेन बिखर गए और 99 में एक बहुत बड़ा जत्था यहाँ ऑर्गेनाइज हुआ कंसोलिडेशन के लिए, ज्ञान विज्ञान समिति का गठन हुआ। उसके बाद से यहाँ बहुत उसका स्केल बहुत बदल गया नुक्कड़ नाटक का। और यहाँ करीब उसके बाद से ये जो दौर है 99 के बाद का, उसके बाद से 8-10 साल तक लगातार बहुत ज़्यादा इनपुट्स, बहुत ज़्यादा रिगरस एक्टिविटी नुक्कड़ नाटक की रही है अलग अलग ज़िलों में। और मेरे ख्याल से करीब 700, 800, 1000 के लगभग लड़के लड़कियाँ वो जो है वर्कशॉप्स में आए हैं। टेक्निकल वर्कशॉप्स हुई हैं, ओरिएंटेशन वर्कशॉप्स हुई हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग वर्कशॉप्स हुई हैं, और नाटक जत्थे, बहुत बड़े बड़े जत्थे हरियाणा स्तर के चले हैं। 1857 की 150वीं वर्षगांठ पे चला, 99 में पूरा जत्था चला। तो ये उसमें बहुत सारे यंग लोग, नए लोग भी आते थे, और बहुत स्तरीय नाटक, और स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत सारी टीम्स, जींद में टीम बनी, हिसार में बनी, कुरुक्षेत्र में बहुत डेवलप्ड टीम रही है ना, और रोहतक की टीम भी थी, कुरुक्षेत्र की भी थी पहले, और ज़िलों में भी प्रोलिफरेशन हुआ। करीब 25 टीमें एक समय में वो यहाँ पे हरियाणा में थीं। तो और हर समय आते जाते रहे कलाकार, लेकिन लगभग 1000 के लगभग। उसमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने बहुत सहयोग किया, टेक्निकल इनपुट दिए, समय समय पे बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स हुई, और बहुत ज़्यादा एक बहुत ही अर्थपूर्ण वो प्रक्रिया नुक्कड़ नाटक के विकास की रही है। और उसके बहुत नुक्कड़ नाटक के अलावा वो मंच नाटक तक भी पहुंचा, उसमें बहुत सारे प्रयोग भी हुए, बहुत सफल किस्म के, उसमें क्वालिटी भी पैदा हुई, उसमें बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स भी निकले, उसमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेने के लिए भी यहाँ से बहुत सारे लोग गए। तो वो एक कैचमेंट एरिया नुक्कड़ नाटक एक मूवमेंट की तरह से, बहुत ज़्यादा मेले भी हुए, नुक्कड़ नाटक नाट्य समारोह जो है 2-3 बड़े नाट्य समारोह हुए। और यहाँ अविक तनवीर और M.K. रैना और तमाम लोग, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बड़े बड़े डायरेक्टर, 3 डायरेक्टर कम से कम, वो बहुत से लोग लिखते रहे उस पर, दूरदर्शन पे फिल्म बनी, उसे प्रचार भी मिला, बाहर एक इज्जत मिली उस नाटक को जो यहाँ खेले गए। तो और सिर्फ नुक्कड़ नाटक नहीं थे, ये मैं कहना चाहता हूँ, वो एक नए ढंग का एक प्रयोग भी था जो बाकी हिस्सों में नुक्कड़ नाटक डेवलप हुआ, उससे थोड़ा सा भिन्न एक रूप था उसका। और मंच नाटक और नुक्कड़ नाटक के बीच की चीज़ भी एक उसमें तैयार हुई, जैसे आप कह सकते हैं कम्युनिटेरियन थिएटर, वो गांव तक भी पहुंचता है। नुक्कड़ नाटक बेसिकली अर्बन वो रहा है ज़्यादा उसका फैलाव जो, तो लेकिन ये गांव और शहर में ट्रांसमाइग्रेट करता था ये नाटक एक तरह से। तो ये यहाँ का अनुभव है। सर, लोक कलाकारों के विलुप्त होने के क्या कारण मानते? लोक कलाकार तो अब ये जो पूंजीवाद है, ये बाजार कला का, ये कला का बाजार जो है, लोक फोक स्टॉक जो है ना, चाहे वो लोक साहित्य हो, लोक कलाएँ हों, लोक कला रूप जितने भी हैं, नाटक हो, लोक नाट्य है, लोक संगीत है, और लोक जीवन के जितने भी सांस्कृतिक रूप हैं, आविष्कार हैं, उन सब का दोहन बाजार करता है, उन सब का अपहरण करता है बाजार, और उसका माल उत्पादन करता है। तो लोक तो बिकता है बाजार में। तो लोक जो है, लोक कलाएं एक बसे हुए सामुदायिक जीवन की, जनपदों की पैदाइश थी असल में। वो जनपद उजड़ गए, माइग्रेशन ने उजाड़ा उन्हें,
नीचे से उजड़ रहे हैं, वो कम्युनिटी टूट रही है नीचे से, जो फोक कम्युनिटी है वो टूट रही है ना। वो एग्रेरियन क्राइसिस बढ़ रहा है, माइग्रेशन बढ़ रहे हैं, अफरा तफरी है, इधर से उधर जा रहे हैं लोग। दूसरा, बाजार इतना पैदा हो गया ऊपर से, तो सब चीज़ों का तो माल उत्पादन होता है, तो नीचे जो कलाओं का उत्पादन होता था उसकी जगह वो ऊपर पैकेट मिलते हैं कला के, और कंज्यूमर पैदा हो गए कला के, है ना। तो वो अब अपने समुदाय से तो रिश्ता टूट गया लोक कलाओं का। अब वो एक्सपोर्ट आइटम भी बन गए हैं, अब वो कॉस्मोपॉलिटन भी हो गए, अब उनको बेचा भी जाता है ना, हर जगह बिकते हैं वो, क्योंकि ताकत तो वहीं से मिलती है। क्लासिकल म्यूजिक एक तरह से उपजीवी है लोक संगीत का, है ना। ऐसे लोग जो परिष्कृत कला है वो लोक कला की उपजीवी है, परिष्कृत भाषा लोक भाषा की उपजीवी है ना, उसी से निकली है, उसी से उसके परिष्कार से बनती है। कोयले से को मांझ के हीरा बनता है, उसको परिमार्जित करके। तो एक तरह से रॉनेस जो है लोक कला में, है ना, वो वहाँ पे अब वो तो संकट में है, लोक कलाएं सारी संकट में। और पॉप कल्चर का बहुत असर है, पंजाबी पॉप, मतलब जो स्थानीयताएं थी, स्थानीय रंगों में एक बाजारी रंग घुल गया, है ना। तो वो उनकी इंसुलेशन थी, वो एक बसा हुआ एक ऐसा एक अनविति थी, एक एकता थी उस समाज में, वो टूट गई। अब वो बड़े बाजार के बीच में है, तो उसमें सारी बाजारी हवाएं चलती हैं और वो ले जाती हैं उठा के उसे, और उसका माल बनाती हैं, है ना। पंजाबी पॉप चलता है, पंजाबी लोग की खबर कौन लेगा। तो यही सभी लगभग भाषाओं के साथ, लोक वाद्य यंत्रों के साथ भी आप इसको जोड़ सकते हैं, मतलब उनकी लोक वाद्य यंत्र जो हमारे थे, नगाड़ा था, सारंगी थी, घड़वा था, हाँ, लोक बेंजो था। वाद्य यंत्र भी अब ये म्यूजिक की प्रक्रिया बदल गई, है ना। तो वो अब जो है एंसेम्बलिंग होती है म्यूजिक में, है ना। अब विदेशी पश्चिमी सारे साज भी, उनका भी असर है, ये कोई बुरा नहीं है। साज चाहे कोई भी हो, है ना, लेकिन एक कारखाना होता है रचना प्रक्रिया का, वो लोक जीवन में वो टूट गया है असल में। तो अब जो भी संकलनवाद है एक तरह का, इधर से लो उधर से लो, कुछ भी उसमें शामिल हो जाता है। तो पहले जो एक तरह का क्रिस्टलाइजेशन होता था, ये आप पूरे विकास क्रम में देखेंगे, शहरों का ही चरित्र ऐसा हो गया। शहरों का बड़ा ऑर्गेनिक चरित्र था, वो अपने अंतर्वर्ती अंचलों से बहुत जुड़े हुए थे शहर। जयपुर जो है राजस्थान से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ शहर है ना। वो जयपुर को देख के राजस्थान की याद आती है, वो याद दिलाता है एक तरह से, उसका परिष्कार है, वो उसी का निचोड़ है एक तरह से। लेकिन आज का जो शहर बसेगा वो उसका कोई चरित्र नहीं होगा, वो कोई ऐसी अब किसी अंतर्वर्ती क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है ना। तो वो कॉस्मोपॉलिटन मोनोकल्चर जैसे कहते हैं ना, जो रिप्रेजेंटेटिव कल्चर नहीं है, जो एक औसत संस्कृति है, बाजारी संस्कृति, वो हर जगह आ रही है। तो एक कुल मिला के उसका कोई ऐसा विशिष्ट रूप नहीं है। तो ये वाद्य यंत्रों में भी है, सारा जो ऑर्केस्ट्रा है वो उसमें एक तरह का संग्रहवाद है, और वो इधर से उठाओ उधर से, भानुमति का कुनबा है वो, है ना। तो उसमें वो क्रिस्टलाइजेशन नहीं है कि भाई नगाड़ा ही होगा और यही होगा, है ना, गिने चुने वाद्य होंगे, सारंगी होगी, है ना। तो वो सब कुछ तो इम्प्रूव होता ही है, कुछ सुधार होता है स्वाभाविक ढंग से, लेकिन कुछ होता है कि भाई डिसमेंटल हो जाती है, विखंडित हो जाती है पूरी प्रक्रिया, और उसमें कोई भी चीज़ जाके अपनी जगह बना लेती है। तो ये वो वाला दौर चल रहा है। सर, लोक कलाओं या शैलियों को नुक्कड़ नाटकों से आप किस तरह से जुड़ा हुआ मानते हैं? देखिए, लोक कलाएं अलग है और नुक्कड़ नाटक अलग है ना। लेकिन फिर भी ये जनता का नाटक है, और लोक कलाएं भी जनता के बीच में ही रहती हैं, जनता के बीच में ही निवास करती हैं। ये एक सामान्य एक सतह है जिससे दोनों जुड़े हुए हैं, है ना। तो इसलिए लोगों से लेना देना, आम साधारण जीवन से, जो सामुदायिक जीवन है उससे लेना देना लोक नाट्य को भी है और नुक्कड़ नाटक को भी है ना।
तो इसलिए समानता है, लेकिन लोक जिसे हम कहते हैं वो एक तरह का कलेक्टिव मेमोरी है, और जबकि नुक्कड़ नाटक एक परिवर्तन का औजार है, एक तरह का इंटरवेंशनिस्ट नाटक है। वो सिर्फ आस्वाद का नाटक नहीं है कि आप लोक रस का आस्वाद करो एक तरह से, वो उस तरह का आस्वाद मूलक या परंपरावादी नाटक नहीं है। वो उसमें प्रयोग लगातार होते रहते हैं, उसमें छील छाल, उसमें रद्दोबदल, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन के दबाव बनते हैं। तो वो एक सचेत नाटक है, वो सिर्फ एक स्वाभाविक नाटक नहीं है सिर्फ कि भाई वो स्वाभाविक उस धरती पे अपने पनपा है। एक रिचुअल, लोक नाटक एक रिचुअल की तरह हो जाता है, एक तरह का कर्मकांड बन जाता है, वो एक अनुष्ठान है। कलाएं सारी अनुष्ठान का रूप ले लेती हैं। नुक्कड़ नाटक एक तरह का डेवलपिंग नाटक है, लगातार विकसित होता है। नुक्कड़ नाटक जो है इशू बेस्ड है ना, वो जनता के जीवन के एजेंडे से जुड़ा हुआ है, वो जनता के लोक विरासत से नहीं जुड़ा हुआ। सर आप नुक्कड़ नाटक को किस रूप में देखते हैं? नुक्कड़ नाटक एक तरह का वेपन है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, और वो नुक्कड़ नाटक की शुरुआती एक प्रोटेस्ट के थिएटर के रूप में हुई है दुनिया भर में, है ना। तो वो दुनिया भर में एक तरह का इंटरवेंशनिस्ट उसका रोल रहा है, और वो परिवर्तन की प्रक्रियाओं से जुड़ा रहा है, और वो एक तरह से एक सस्ता नाटक है लोगों के हाथ में, क्योंकि लोगों को एक वैकल्पिक किस्म का अस्त्र है। वो जो संस्कृति का आधिपत्य है, एक तरह का जो प्रभुत्व का ढांचा है, उसमें वो एक लोगों के हाथ में एक औजार की तरह से, वो खासकर जो परिवर्तन की इच्छा करते हैं लोग, जो बदलना चाहते हैं समाज को, वो एक तरह का चलने वाला औजार है, हाथ में आने वाला औजार है। तो अपने एक तरह से अपने से ही संवाद एक तरह से करते हैं उसके जरिए। तो वो एक तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है, चेंज का उपकरण है लोक नाटक, और उसे इसी रूप में रहना चाहिए, इसी रूप में उसकी सार्थकता है। तो ये एक तरह से वो अगर ये रूप खो देगा तो वो कुछ और हो जाएगा। मसलन वो विज्ञापन भी हो सकता है लोक नाटक के जरिए, वो मतलब स्ट्रीट थिएटर के जरिए विज्ञापन करने का चलन बहुत बढ़ गया है पिछले दिनों। NGOs भी इस्तेमाल करते हैं, और बाजारी संस्थाएं भी करती हैं, कंपनियां भी करती हैं तो उसका इस्तेमाल। तो लेकिन वो उसका रूप नहीं है लोक नाटक का। जो ये जो नुक्कड़ नाटक है, इसका जो रूप निखर के सामने है दुनिया भर में क्रांतियों के जरिए, एक तरह का पीपुल्स थिएटर का एक रूप है वो, जिसमें जो खर्चीला नहीं है, जो मैनूवर किया जा सकता है, वो कहीं भी हो सकता है। उसके लिए स्टेज नहीं चाहिए, उसके लिए कॉस्ट्यूम नहीं चाहिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा वो नहीं चाहिए, है ना। और जिसके लिए कोई वो किसी ऑडियंस को भी बनी बनाई बधुआ ऑडियंस को भी प्री सपोज नहीं करता। चलते फिरते लोग जो हैं उनको रोक के वो नाटक दिखाई देता है, देखा जाता है ना। तो एक तरह से अपने काम करते लोग वो वहाँ ठिठक जाते हैं। तो ये कुल मिला के एक बिल्कुल नई चीज़ है, जो एक नया किस्म का नाटक है। वो जनवादी या अभिजनवादी रंगकर्म में आप क्या अंतर मानते हैं? ऐसा देखिए, ये बड़े डिसेप्टिव शब्द हैं। जनवादी हम जिसे कहते हैं, जनवाद माने एक तरह का जो जनतांत्रिक मूल्यों का पक्षधर नाटक है, जो एक तरह से जो जनतंत्र विरोधी जो पूरी शक्तियां हैं उनका प्रतिकार करने वाला नाटक है, वो जनवादी नाटक है। जनवादी का मतलब है जो व्यापक जनता के हितों से निर्देशित नाटक है ना, जो 80-90% आबादी, किसान, मजदूर, मेहनतकश जनता के हितों से निर्देशित नाटक है, उसे हम जनवादी कहते हैं। तो ये जो पूरी कला और संस्कृति का जो पूरा ढांचा है, उसमें नीचे बिल्कुल किसान मजदूर से लेके अभिजात वर्ग तक शरीक होता है। और ये जो मिलके संस्कृति का निर्माण, संस्कृति कभी कोई एक वर्ग निर्मित नहीं करता, हालांकि वो किसी एक वर्ग के हितों से निर्देशित होती है। लेकिन
जो जनवादी संघर्ष है, जनवाद का संघर्ष है, उसमें अभिजन भी शरीक होते हैं, उसमें साधारण लोग भी शरीक होते हैं, दोनों का मोर्चा बनता है। परिवर्तन की जो बड़ी प्रक्रिया होती हैं उसमें अभिजात वर्ग भी शरीक होता है जब जब एक संकट का समय होता है। वैसे अभिजात वर्ग जब 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 वो नीचे के तबके संगठित नहीं होते तब वो अब दूसरे ढंग की कला और संस्कृति से जुड़ा होता है, लेकिन जब नीचे जागृत होती हैं चीज़ें तो वो वहाँ तक मार करती हैं। तो अभिजात वर्ग में प्रतिक्रियावादी प्रगतिशील दोनों तरह की धाराएं रहती हैं। ऐसे ही किसान और मजदूर में भी है ना, वो ऐसा नहीं है कि जनता के नाटक में सब कुछ जन पक्षधर है, जनता के नाटक में सब कुछ जनवादी है। यानी यहाँ पर बाजारी नाटक बहुत चलता है जनता के बीच में, है ना। तो जनता के बीच में शासक वर्गों का नाटक चलता है और जो अभिजात तबके हैं उनके बीच में जनता का नाटक भी चलता है ना। तो ये अब जो हबीब तनवीर का नाटक है वो अभिजात वर्ग देखता था, महानगरों में देखता था, तमाम जगह देखता था, पृथ्वी थिएटर से अभिजात वर्ग जुड़ा हुआ है। तो ऐसा कोई सीधे पाले बंदे नहीं है कि जनवादी एक तरफ है, अभिजनवादी एक तरफ है। जनवादी और जनद्रोही नाटक की तो पोलैरिटीज बनती हैं, है ना। अभिजात वर्ग से सीधी अभिजात वर्ग, ये अभिजात वर्गीय नाटक नहीं है जनवादी नाटक, है ना, अभिजात वर्गीय नाटक नहीं है। लेकिन जो अभिजात वर्ग की जो कलाएं हैं उनका भी जो जनपक्षीय अगर कोई रूप है, क्लासिकल म्यूजिक एक अभिजात वर्गीय उसकी धारा है ना। क्लासिकल म्यूजिक एक अभिजात वर्गीय कला है। बड़े बड़े पेंटर हैं वो अभिजात वर्गीय पेंटर है, लेकिन जनता के थीम्स पे लिखते हैं करते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सारी अभिजनवादी कला जनद्रोही है, ऐसा नहीं है। नुक्कड़ नाटक का क्या भविष्य मानते हैं आप? ये नुक्कड़ नाटक का भविष्य तो नुक्कड़ ही बहुत संकट में है ना। अभी ये देखिए कि जो गली कूचे का जीवन है वो बहुत संकट में है। अफरा तफरी है, एक भगदड़ है का दृश्य है और बिल्कुल शहरीकरण बिल्कुल नरक जैसा रूप ले रहा है। लगातार हाईवेज हैं, ओवरब्रिज है, सब है, लेकिन उनके नीचे की जो जीवन है, अपना जो नरक है वो छोड़ते जा रहे हैं, है ना। वो बहुत मुश्किल होता जा रहा है, दूभर होता जा रहा है जीवन, है ना। तो एक तो बात यही है। दूसरी बात यह है कि जो जनसंघर्ष है वो एक मुश्किल दौर में इस समय हो तो रहे हैं, लेकिन वो उस तरह की लहर अभी उनकी जो बनती थी पहले, जो विजिबिलिटी थी, जो एक तरह का उनकी जो फीलिंग थी एक तरह से, वो आबो हवा में अब वो उतने संवेद्य नहीं है लोग उसके लिए। तो वो एक तरह का बिखराव का दृश्य है। हालांकि बहुत बड़े बड़े संघर्ष हो रहे हैं, बहुत बड़े हमले भी हो रहे हैं लोगों के जीविका पे, जीवन दशाओं पे, और बहुत प्रतिरोध की वातावरण भी है। तो मुझे तो बहुत ही संभावनाशील लगता है इनका भविष्य जो है वो ऐसा नहीं है। हालांकि एक्चुअल इस समय वो एक तरह से बिखराव की स्थिति में नुक्कड़ नाटक या एक कम उसका असर दिखाई देता है, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। तो क्योंकि जैसे जैसे स्थितियां बदलती हैं, जो कि बहुत तेज़ी से हम फ्लक्स की स्थिति में है ना, कभी भी फिर से एक प्रोटेस्ट का रूप बन सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया में इस समय बहुत बड़ा हमला है, जो निरंकुश किस्म का अर्थतंत्र डेवलप हो रहा है एक तरह का, और जो भुखमरी की, बेरोजगारी की, इन सब समस्याओं की जो हालत है, लोगों की जो हालत है ना, लोगों का जीवन इतना मुश्किल कभी नहीं था जितना अब इन वर्षों में है। तो इसलिए लॉजिकली, हिस्टोरिकली नुक्कड़ नाटक का भविष्य बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से और भी ज़्यादा संभावनाओं से भरा हुआ है। जनवादी चेतना के प्रसार के लिए नुक्कड़ नाटक कहाँ तक सफल हुए हैं? जनवादी चेतना अकेले नुक्कड़ नाटक पर निर्भर नहीं करती, और नुक्कड़ नाटक उसमें हिस्सा बताता है उसके निर्माण में।
तो वो प्रक्रियाएं खुद ही समस्याग्रस्त हैं बहुत ज़्यादा। तो सारी की सारी वो एक कुल मिला के ही एक पूरा माहौल बनता है। तो जो जनवादी चेतना के प्रचार प्रसार का जो आम मुहिम है वो कमज़ोर पड़ेगी, तो नुक्कड़ नाटक भी कमज़ोर पड़ेगा। तो ये तो एक अलग विषय है कि वो क्यों कमज़ोर हुई है। क्योंकि एक तो बात यही है कि जो प्रतिक्रियावादी विचार है, सामाजिक सोशल रिएक्शनरी पूरा उभार है, उसकी वजह से भी जो प्रगतिशील मूल्य हमले की जद में है, जो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रोग्रेसिव वैल्यूज़ थे, जो नवजागरण की प्रोग्रेसिव वैल्यूज़ थी, सभी जो है हमले की जद में है इस समय, है ना। तो क्योंकि उनके सामाजिक प्रभाव क्षीण हो रहा है और उनका पक्ष निर्माण का काम बहुत स्थगित सा हो गया है, या उसका फोकस डगमगाया हुआ है। इसीलिए जो है आपको लगता है कि वो एक तरह से ये इस समय का दौर है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहने वाला। नुक्कड़ नाटक क्या लोक नाट्य परंपरा से भी जुड़ता है कहीं ना कहीं? हाँ, बिल्कुल जुड़ता है। नुक्कड़ नाटक एक प्रयोगशील नाटक है और उसे होना चाहिए। तो वो हर परंपरा से अपने तत्व लेता है, और फोक से तो बहुत गहरा रिश्ता है उसका। और तो ये है कि इसके अंदर कई प्रयोग भी हुए नुक्कड़ नाटक के अंदर। लोग एक लेन देन का संबंध उसका है, एक तरह का। तो लोक नाट्य से तो सभी कलाओं ने लिया है, फिल्मों ने भी लिया है, और नुक्कड़ नाटक ने भी लिया है कि बोली बानी में एक तरह के लोक बोली के बहुत सारे तत्व होते हैं, और उसके तौर तरीक़ों में भी, कम्युनिकेशन के मेथड्स में भी बहुत सारे टूल्स जो लोक नाट्य के हैं उनका वो इस्तेमाल करता है। तो एक तरह से लोगों से, हालांकि वो एक तरह से उसमें जो कल्पना है लोगों की वही नहीं है जो लोक नाट्य में है, ठीक वही कल्पना नहीं है। तो इतना वेरिएशन भी है उसमें, इतना प्रयोगधर्मिता भी है, लेकिन वो उसका बहुत गहरा संबंध है, और बहुत सारे तत्व उसके उनमें एक तरह से एसिमुलेट किए हैं उन्होंने लोक नाट्य के। हरियाणा में भी हमने देखा बहुत सारे इस तरह के प्रयोग हुए। तो नुक्कड़ नाटक की शुरुआत से पहले नाटक मंडली उसके प्रचार का क्या तरीका अपनाती है, नाटक के प्रचार का? आमतौर पर तो ये रहा है कि भाई वो मुनादी करते हैं, वो उन्हें वो किसी संघर्ष में या संगठन के जरिए जब वो जाते हैं तो वहाँ वो संगठन भी प्रचार करता है उसका, और उसके वो कुछ देर पहले वहाँ पहुँच के भी प्रचार करते हैं उसका। तो कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट तो उसका होता नहीं बाजारी ढंग का, जैसे अखबारों में एडवर्टीजमेंट नहीं दिया जाता, तमाम तरह से पर्चों को डाल के नहीं किया जाता, लेकिन वो डुगडुगी बजा के मुनादी करके तरह तरह से वो लोगों को इकट्ठा करते हैं। और लोग तो चलते फिरते हैं ही सड़कों पे, दूसरे वो ऐसे ठिकाने चुनते हैं जहाँ जिनको वो संबोधित हैं उनसे वो रूबरू हो सकें। तो बहुत सारे फैक्ट्री के गेट्स पे, तमाम बस्तियों में, मजदूर बस्तियों में वो जाते हैं, और जगह जाते हैं, तो स्टेशनों पे, तमाम जगह। तो एक तरह से कोई उन्हें अलग से प्रचार की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद एक तरह से चलता फिरता प्रचार यंत्र भी है नुक्कड़ नाटक। नाटकों से पहले रिहर्सल एक जरूरी प्रक्रिया मानी गई है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नुक्कड़ नाटक तो रिहर्सल के बिना भी किए जा सकते हैं, या उसकी जरूरत ही नहीं है। बड़ी गलत फहमी है। नुक्कड़ नाटक रिहर्सल के बिना कुछ भी नहीं किया जाता, और हर एक चीज़ में साधना की ज़रूरत है। और ये जो सफदर कहा करता था कि नुक्कड़
नुक्कड़ नाटक गरीबों का नाटक जरूर है, लेकिन गरीब नाटक नहीं है ना। उसमें साधना की कमी नहीं होनी चाहिए। ये समझना कि बहुत आसानी से कर दिया जाएगा, उसे किसी भी तरह कर दिया जाए चल जाएगा, ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी और ये बहुत बड़ी गैर ईमानदारी भी है नुक्कड़ नाटक माध्यम के लिए। तो मेहनत से किया जाना चाहिए और वो अगर अंडर रिहर्स होगा तो कम असर छोड़ेगा। तो उसे तैयारी के साथ किया जाना चाहिए। उसे लिखने में, उसे तैयार करने में तमाम तरह की महारत चाहिए। दूसरी बात यह है कि सरल दिखने वाली कला इतनी उसमें इनपुट्स की कमी नहीं होती, वो बड़ी साधना की मांग करती है। कहते हैं ना सीधी लकीर खींचना बड़ा टेढ़ा काम है। तो ये जो है एक इसके लिए कम कला की जरूरत नहीं। नुक्कड़ नाटक को आप प्रचार मानते हैं, कला मानते हैं, रोजी रोटी का जरिया है या फिर कुछ और? ये रोजी रोटी का जरिया तो बिल्कुल नहीं है। और इसमें क्योंकि ये कमाने मुनाफा कमाने वाला या अर्थोपार्जन का उपक्रम नहीं है। मुश्किल से इसका खर्चा चंदे से वहीं झोली फैला के लोग इकट्ठा करते रहें लगातार, और ये हैंड टू माउथ रहता है हमेशा। इसमें कोई ऐसे पैसे जमा नहीं होते कि लोगों की जीविका भी चल जाए, और ना कोई ऐसी कंपनी है वो पारसी थिएटर जैसी वो मुनाफा कमाएगी, है ना। तो ये ना पैसा कमाने का जरिया है, ना जीविका चलाने का जरिया है। इसमें बेरोजगार नौजवान अपना पढ़ाई वढ़ाई से समय निकाल के तमाम तरह से, या रोजगार शुदा लोग अपनी नौकरी से समय निकाल के इसे करते हैं। तो ये दूसरी बात यह है कि ये जो है और क्या पूछा आपने? मैंने पूछा जी कि ये प्रचार मानते हैं, कला या फिर रोजी रोटी का जरिया या कुछ प्रचार? और? देखिए प्रचार तो हर कला है, हर कला प्रचार है। कला अंततः प्रचार करती ही है कुछ मूल्यों का, कुछ जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा करती है, कुछ जीवन मूल्यों के खिलाफ हमें करती है, कुछ के हक में हमें करती है। कुछ सोचने समझने महसूस करने देखने के तौर तरीके विकसित करती है, कुछ को तोड़ती है ना। हर कला करती है ये काम। तो इस नाते तो हर कला प्रचार भी है ना। लेकिन हर प्रचार कला नहीं है, जैसा कहा जाता है हर प्रचार कला नहीं। तो नुक्कड़ नाटक, अच्छे नुक्कड़ नाटक में ऊंचे दर्जे की कला भी होती है। ये वो हीन कोटि की कला नहीं है, क्योंकि उसे गरीब लोगों के बीच में वो नाटक रहता है। इसीलिए जैसे गरीब आदमी की इज्जत हमारे यहाँ कम है, मध्यवर्गीय लोग उसे गिरा के देखते हैं, ऐसे ही नुक्कड़ नाटक को भी कई लोग वो नाक बहुत चढ़ा के देखते हैं, सोचते हैं कि प्रचार है, ये तो नारेबाजी है। ऐसा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि संदेश जरूर है उसमें, स्वोद्देश्य जरूर है वो नाटक, लेकिन उसमें और अगर हो भी सकता है कि वो कोरा प्रचार हो, है ना, तो होगा तो उसका असर उसी मात्रा में कम होगा। प्रचार जो है विशुद्ध प्रचार अगर है, उसमें रचनात्मक कल्पना नहीं है कोई, और अगर उसमें प्रयोग धर्मिता नहीं है, और अगर वो मानव संज्ञान को रूपांतरित करने में वो प्रचार की तरह ही काम करता है, तो वो एक उसका उसी तरह का असर होगा। तो हर तरह का नुक्कड़ नाटक, खराब नुक्कड़ नाटक भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। तो अच्छे नाटकों में कलात्मकता भी होती है। सर, नुक्कड़ नाटक जो संदेश जनता तक लेकर जाते हैं, क्या वो वहाँ तक पहुँच पाता है उन तक? नहीं, वो अगर ये उनकी सामर्थ्य पर निर्भर करता है कि वो किस दर्जे के नुक्कड़ नाटक है। अगर वो कारगर हैं, अगर वो सार्थक हैं, तो वो अपना संदेश भी लेके जाएंगे, और वो संदेश जो है गहराई तक जाता है। बहुत सारे नुक्कड़ नाटक हमारी स्मृति में बहुत वर्षों तक रहते हैं, बहुत जल्दी साफ हो जाते हैं। तो हर तरह के नुक्कड़ नाटक हैं, तो कामयाब होते भी हैं और बहुत ज़्यादा कामयाब हुए हैं, है ना। लेकिन वो अकेले वो ये नहीं है कि उन्हीं पे जिम्मा है। ये जो संदेश है, ये असल में ये संदेश क्या है? ये कोई ऐसा नहीं है कि एक आदमी बदल जाता है उसको देख के। एक बदली हुई जगह कुछ देर के लिए खड़ा होकर देखता है ना। एक उसकी चेतना में एक दृश्य पैदा होता है, देखने की तमीज पैदा होती है ना। और वो अगर दूसरी चीज़ें मिटाती हैं उसे, तो मिटा भी देती हैं।
उस जगह। तो इसलिए जो है नुक्कड़ नाटक जो है वो पूरा एक अगर आंदोलन बनता है वो, तो एक फिजा भी बनती है उससे। जैसे कि इप्टा के ज़माने में इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन गली गली उसकी यूनिट थी और लगातार वो नाटक 365 दिन नाटक करते थे, है ना। तो उससे उससे एक आंदोलन बन गया, उससे एक बहुत ज़्यादा जन चेतना रूपांतरित हुई, तो संदेश बहुत ज़्यादा देर तक रहे, बहुत देर तक उसका असर रहा। तो ये कितना दीर्घजीवी होगा वो संदेश, ये बहुत सारी और चीज़ों पर निर्भर करता है। सर, आज तक जो नुक्कड़ नाटक लिखे गए उसका एक खास उद्देश्य था चेतना जागृत करना, लोगों को नई व्यवस्था के लिए संगठित करना। क्या आज उस तरह का कोई विजन हमारे सामने है आज की स्थिति में? ये ऐसा नहीं है कि नहीं है, और वो असल में अब प्रचार में नहीं है वो बहुत ज़्यादा। अब टेलीविज़न पे वो नहीं दिखाई देता, वो जो है ऐसा नहीं है बिल्कुल, वो विज़न ही गायब हो गया। वो विज़न असल में दबा हुआ है, उस पर हमले बहुत ज़्यादा है, उस पर प्रचारात्मक वो पूरा पूरा तंत्र है, हैवी इंडस्ट्री है जिसके लिए ये कोई मसला ही नहीं है, जनता के मसले ही नहीं है। तो जनता का नाटक भी कोई चीज़ नहीं है, उसको वो गिरा के ही देखेंगे, है ना। और एक बाजारी कला का डंका बज रहा है इस समय, और पूरा पूरा मशीन लगी हुई है, उसकी हैवी इंडस्ट्री लगी हुई है। तो इसलिए वो आवाज़ खोई हुई दिखाई देती है कई बार एक दुनिया में। लेकिन धीरे धीरे देखेंगे आप कि जैसे जैसे प्रोटेस्ट, जैसे जैसे प्रतिरोध की धारा नीचे से उभरती है, वहाँ वो अपनी जगह बनाता है। नुक्कड़ नाटकों में इम्प्रोवाइजेशन की स्थिति को क्या आप लाभदायक मानते हैं? हाँ, इम्प्रोवाइजेशन भी होते हैं उसमें, और रिहर्सल से भी इवॉल्व होते नाटक, हर तरह की गुंजाइश उन प्रयोगों की। आपकी मंडली जो नाटक तैयार करती है वह कितने दिनों में प्रस्तुति के लायक बन जाती है? निर्भर करता है वो कितना क्या किस तरह का काम है उस नाटक में, है ना। और कुछ नाटकों में समय लगता है, कुछ वो रातों रात खड़े हो जाते हैं, कुछ 2-2 दिन में भी तैयार हुए, 3-4 दिन में भी। इस तरह के दबाव होते हैं, स्क्रिप्ट तुरंत करनी होती है ना। तो ऐसे कई बार हुआ है कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे वो नाटक तैयार हुए और उन्होंने अपना काम किया है, सीमित भूमिका थी उनकी, है ना। लेकिन कुछ लॉन्ग टर्म नाटक भी तैयार हुए हैं, उनमें टाइम लगता है, समय लगता है, उनमें 1-1 महीने 1.5 महीने की वर्कशॉप्स भी लगी हैं, और हर तरह की वर्कशॉप्स लगती हैं। म्यूज़िक पे भी काम होता है, तमाम तरह के काम होते हैं। तो ये बात है कि इसमें समय लगता है, लेकिन 8-10 दिन की वर्कशॉप एवरेज नुक्कड़ नाटक के लिए तैयारी रिहर्सल जो है उससे वो नाटक निकल आते हैं, अगर स्क्रिप्ट मौजूद है तो। सर, क्या कारण है कि नुक्कड़ नाटकों ने जो लोकप्रियता शुरू में पाई आज कहीं ना कहीं उसके पास उसका अभाव है? वही सवाल है जो आप पहले पूछ चुके हैं। ये असल में लोकप्रियता में एक शब्द लोक, अब वो क्या लोक में प्रिय कौन सी चीज़ है इस समय, है ना। तो लोकप्रियता के जो मानदंड हैं वो बदलते रहते हैं। तो इस समय जो पॉपुलर कल्चर के अंदर ऐसी घटिया चीज़ों की बाढ़ आई हुई है इस समय, और उनका डंका बज रहा है, और उसमें इतना पैसा डाला जा रहा है, और उसमें इतनी ताकत झोंकी हुई है लोगों ने लोकप्रिय बनाने के लिए। तो एक तरह से जो लोकप्रिय है, जरूरी नहीं है कि वो उसमें वो जो है लोग वही चाहते हैं। ये असल में तो वो अपने संसाधनों की वजह से, प्रचार के साधनों की वजह से, और बहुत सारी चीज़ें अपनी जगह बना लेती हैं, है ना। अब जैसे पेप्सी कोला और कोका कोला दुनिया भर में पिए जाते हैं, दुनिया भर के पेय हैं, यूनिवर्सल, है ना। और लगता है कि यही एक पेय है, और छोटे छोटे पेय को खदेड़ देते हैं। लेकिन जो हिंदुस्तानी पेय थे वो कोई कम दर्जे के नहीं थे, वो चाहे बेल का शरबत हो, फालसे का शरबत हो, या नारियल पानी, नींबू पानी, है ना। वो कोई इन्फीरियर चीज़ें नहीं है,
है ना, लेकिन उनको उतना पैसा उनके एडवर्टीजमेंट में नहीं डाला जाता। वो इतना ज़्यादा वायलेंट एग्रेसिव प्रचार तंत्र लेके नहीं चलते अपने साथ, है ना। तो ये लोकप्रियता के साथ भी होता है। पैरेलल सिनेमा वो कम लोकप्रिय सिनेमा नहीं था, बम्बईया सिनेमा घटिया दर्जे के सिनेमा से कम लोकप्रिय नहीं था, लेकिन उसके डिस्ट्रीब्यूटर कम मिलते थे, उसे तुरंत मुनाफा कमाने की मशीन नहीं लगी हुई थी उसमें, लेकिन उसे लोग पसंद करते थे, उससे बड़ा देर तक रिश्ता बनता था। अब बहुत सारा जो चीप साहित्य है वो बहुत जल्दी बिक जाता है, बहुत लोकप्रिय हो जाता है। क्लासिक्स बहुत कम बिकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि क्लासिक्स बार बार पढ़े जाते हैं, और जो लुगदी साहित्य है वो खूब बिकता है, बेस्ट सेलर बनता है, और वो कूड़े में चला जाता है, फिर उसके बाद कोई उसे नहीं पूछता, तो उसकी उम्र भी कम होती है। तो ये बात ये है कि लोकप्रिय शब्द जो है उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए। सर, नुक्कड़ नाटक लेखन की अगर हम बात करें तो उसे आप सामूहिक मानते हैं या व्यक्तिगत? देखिए, वो एक उसकी स्क्रिप्ट लोगों ने भी लिखी हैं, व्यक्तियों ने भी, और वो ग्रुप्स ने भी तैयार किए हैं, और वो वर्कशॉप्स के जरिए भी निकली हैं स्क्रिप्ट्स जो हैं, वो तरह तरह की उसमें विधियाँ रही हैं स्क्रिप्ट्स की। तो इसमें कोई ऐसा जड़ विधि नहीं है उसकी नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की। जैसे मसलन यहाँ दलित एक वर्कशॉप में दलित कार्यकर्ताओं की कई कुछ नाटकों की थीम्स निकल गया है ना। एक दलित सरपंच पे नाटक तैयार हुआ, वे आ रही हैं, है ना, उसके चुनाव, या एक बधुआ मजदूर पे नाटक तैयार हुआ, वो खुद मौजूद था वहाँ पे, उसने अपनी कहानी सुनाई, हालांकि वो ज्यों की त्यों नहीं की गई, तो उसमें तमाम तरह के अनुभव जो सुनाए गए उन्हीं के बीच में से स्क्रिप्ट निकली, है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी ही लिखेगा स्क्रिप्ट एक आदमी भी लिखता है, ग्रुप्स भी लिखते हैं, है ना, और वो कुल मिला के भी बनाते हैं, और कुछ उसका एक अच्छा आधार बन जाता है, फिर इम्प्रोवाइजेशन के जरिए उसे ग्रुप जो है निकालता है कई बार। तो ये भी एक तरह से स्क्रिप्ट निकालने के तरीके रहे हैं। तो नुक्कड़ नाटक एक तरह से उसमें ऐसी अंध ममता नहीं होती कि ये मेरा प्रोडक्ट है ना, तो एक जनतांत्रिक एक प्रक्रिया उसके साथ लगी हुई है। सर, नुक्कड़ नाटक को आलोचनात्मक रूप से देखते हुए उसकी कौन सी कमियां आपके सामने उजागर होती हैं या कोई सीमाएं उसकी? नुक्कड़ नाटक अगर गंभीरता से किया जाए, अगर उसे वो एक चीप थिएटर मान के किया जाए, अगर उसे आसान बनाया जाए, अगर उसमें लोकप्रियता के नुस्खे डाले जाएं, अगर उसमें जो है वो एक पॉपुलिज्म का शिकार हो, अंध लोकवाद का शिकार हो, या उसमें चुटकुले डाल दिए जाएं, या उसमें घटिया किस्म के, है ना, उसे हिट करने के लिए, तालियां बजवाने के लिए, तो ऐसे सामग्री डाल दी जाए, तो ये ट्रेंड बहुत जल्दी नुक्कड़ नाटक में आ जाता है। तो ऐसे कभी कभी आते हैं ये ट्रेंड जो है, तो ये एक तरह की कमियां हैं नुक्कड़ नाटक में। सबसे बड़ी कमी ये आती है जो बार बार आती है, एक तो जड़ता की कमी आती, जड़ता वाली सीमा आती है, एक तरह मैनरिज्म डेवलप हो जाता है उसका, और मैनरिज्म जड़ मैनरिज्म, तो जड़वाद जो है अगर हावी हो जाता है, रेटोरिक हावी हो जाता है, नारेबाजी हावी हो जाती है, तो नुक्कड़ नाटक एक इन्फीरियर कला बन जाता है। नुक्कड़ नाटक करना बहुत आसान भी हो सकता है, बहुत मुश्किल भी हो सकता है। उसमें इनपुट डाले जाने चाहिए, उसमें रचनात्मक कल्पना को यानी एक जिम्मेदारी के साथ, सूझबूझ के साथ, और ज़्यादा एक तरह से श्रम पूर्वक उसे तैयार किया जाना चाहिए। उसे जो है अगर आसान बनाएंगे, अगर दंत मंजन बेचने वाली, मजमा इकट्ठा करने वाली टीम के रूप में उसे करेंगे, तो वो मजमा तो जमा हो जाएगा, तो वो जो है वो दीर्घकालिक नहीं होगा। तो ये जो पॉपुलिज्म है और ये जो एक तरह से लोगों की जो बीमारियां हैं वो नुक्कड़ नाटक में जल्दी से घर कर जाती, तो वो लोगों के बीच में ही रहता है ना। तो एक तरह से मैनरिज्म है, टोटकेबाजी है, एक रिचुअल है, स्टीरियोटाइप्स हैं, है ना, एक यानी रचनात्मक कल्पना अगर खुलती नहीं तो आप बिल्कुल जड़ और शोषण पे आप नाटक कर रहे हैं, शोषक की बड़ी स्टीरियोटाइप्ड समझ है आपकी,
बनी बनाई जड़ समझ सांचों में सोचना, इससे जो है आज़ाद होना चाहिए नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक करने वालों को पढ़ना लिखना चाहिए और ज़्यादा अपने कला को परिमार्जित करना चाहिए, अपने इंस्ट्रूमेंट पे ज़्यादा गौर करना चाहिए, अपने को ज़्यादा आत्मालोचनात्मक ढंग से देखना चाहिए, आत्मशिक्षा करनी चाहिए, है ना, और लगातार छील छाल करनी चाहिए अपनी। तो वो उनका काम ज़्यादा जिम्मेदारी का काम है और उन्हें बहुत ज़्यादा प्रयोगशील होना चाहिए। उन्हें जो है ऐसे रुकना नहीं चाहिए, अपने को दोहराना नहीं चाहिए ज़्यादा। उन्हें नए से नए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है नुक्कड़ नाटक में, क्योंकि उसका जैसा पोटेंशियल किसी कला में नहीं है। सफदर ने किस चीज़ को कोट करते हुए कहा है कि जब हम देखते हैं कि नुक्कड़ नाटक किन किन भूदस्यों के बीच में किया जाता है, किन किन कैसे कैसे लेआउट्स हैं, कैसे कैसे जगह हैं। हमने जैसे ऐसी जगहों पे नाटक किए हैं, यानी हज़ारों तरह की स्टेज बनती हैं, उसमें हज़ारों तरह के एंगल बनते हैं, ऑडियंस बैठी होती है, वो आपने देखा होगा कि कितनी तरह की स्टेज बनते हैं उसमें, खुले में वो नाटक होता है ना। कभी बैलगाड़ियों पे खड़ा होके हो रहा है, कभी जो है वो चौपाल पे हो रहा है, कभी कहीं हो रहा है, कभी कहीं कोई बिल्डिंग है, कहीं कोई नाला है, कहीं कोई वो है, बाहर चलता फिरता बाजार है, आसमान किस तरह का है, क्या टाइम, कुछ भी, वो बंद कमरे का नाटक तो है ना। तो उसमें इतनी ज़्यादा पोटेंशियल है, इतनी ज़्यादा पोटेंशियल, वो इतने तरह के और दूसरे लोगों के मसले इतने ज़्यादा खुले हुए, ओपन एंडेड, तो वो अगर उसके समस्या जो संभावना है नुक्कड़ नाटक के अंदर एक विधा के रूप में, उनका पूरा एक्सप्लोरेशन हुआ नहीं है अभी तक, वो बहुत बहुत मिनिमम पे चलता रहा है लगातार। तो उसे इससे आगे पार जाना चाहिए, उसे ज़्यादा नए विषय वस्तु की ओर, नए ग्रुपों की ओर, नए कम्युनिकेशन के मेथड्स की ओर और नए प्रयोग